हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। और हमें विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। इसके पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में जॉर्ज ग्रेसन के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने भी हिंदी साहित्य में एक अमूल्य योगदान दिया है, जिसकी रचनाओं को लेकर के आगे वाले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखों के लिए काफ़ी सुविधा हुई थी। अब हम चर्चा करेंगे। पहले इनके बारे में समझते हैं, इनके जन्म के बारे में समझते हैं और उनकी मुख्य कृतियों के बारे में समझते हैं। इसके बाद इनकी कृतियों में जो कि अमूल्य निधि है, इनके बारे में एक कृतियों के बारे में अच्छे ढंग से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं इनके बारे में समझते हैं। मिश्रबंधु कौन थे? मिश्रबंधु 3 भाई थे जो कि सगे थे। इनमें से सबसे बड़े थे गणेश बिहारी, जो 1865 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ था। इसके बाद श्याम बिहारी थे, 1873 ईस्वी में जन्म हुआ था। इसके बाद सुखदेव बिहारी थे, जिनका जन्म 1878 ईस्वी में हुआ था। इसमें सबसे बड़े जो थे वो गणेश बिहारी थे और सबसे छोटे जो थे सुखदेव बिहारी थे। अब इनके जन्म स्थान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जन्म स्थान ये भगवंत नगर हरदोई उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, लेकिन बाद में चल करके इनके पूर्वज इटौजा आकर लखनऊ आकर के बस गए थे और ये इनका बचपना भी यहीं पर बीता था। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण रचनाएं की। हालांकि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी 3 रचनाएं हैं। लव कुश चरित्र, ये भी इनकी बहुत बहुमूल्य रचना है। हिंदी नवरत्न, मिश्रबंधु विनोद। हिंदी नवरत्न में इन्होंने हिंदी साहित्य के कुछ मुख्य कवियों को जो है हिंदी नवरत्न में अब रखा हुआ है। और कौन कौन से हिंदी नवरत्न में कौन कौन से कवि हैं, इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। इसके बाद आते हैं मिश्रबंधु विनोद। ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिनमें इन्होंने करीब 5000, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा ग्रंथ अगर देखा जाए तो कवियों का एक संकलन है। और इन्हीं 5000 कवियों में से ही आगे चल कर के जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहासकार हुए, इन्हीं कवियों को लेकर के अपने अपने रचनाओं में सम्मिलित किए थे। इसलिए हिंदी मिश्रबंधु विनोद की जो है रचनाएं हैं, मिश्रबंधु विनोद में जो कवि हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन लोगों के लिए हो जाते हैं। और इन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि जॉर्ज ग्रेसन के बाद अगर दूसरे कोई सबसे बड़े काल विभाजक हुए थे मिश्रबंधु विनोद ने। इन्होंने मिश्रबंधु विनोद में काल विभाजन किया है, वो भी 8 से अधिक विभाजन किया है। इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को क्रम वाइज काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लव कुश चरित्र तो सामान्य सी रचनाएं हैं। इसके बाद हिंदी नवरत्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके बाद आते हैं मिश्रबंधु विनोद की तरफ। अब हम बात करते हैं मिश्रबंधु के हिंदी नवरत्न के बारे में। हिंदी नवरत्न में हिंदी के 9 कवियों को मिश्रबंधु ने रखा हुआ है। और जो 9 कवियों को रखा गया है वो क्रम के हिसाब से इस क्रम से रखा गया है कि इनमें ये श्रेष्ठ कौन है, यानी इनके गुणता के आधार पर रखा गया है, न कि जन्म के आधार पर रखा गया है और न ही इनको काल के आधार पर रखा गया है। डायरेक्ट इनके जो है गुणता के आधार पर रखा गया है। और यहीं से आगे चल कर के विवाद का कुछ कवियों को लेकर के काफ़ी विवाद भी बनना शुरू हो गया था। इसमें सबसे बड़ा पहला विवाद तो हुआ था। सबसे पहले हम सभी कवियों को एक बार पढ़ के बता देते हैं आप लोगों को। गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देवदत्त तथा देव, महाकवि बिहारी लाल। त्रिपाठी बंधु में इन्होंने रखा है महाकवि भूषण त्रिपाठी, महाकवि मतिराम त्रिपाठी। ये इन दोनों लोगों को जो है ये त्रिपाठी बंधु अर्थात भाई के रूप में मानते थे। महाकवि केशवदास, महात्मा कबीरदास, महाकवि चंद्रवरदाई, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। बाद में चल करके
ये देव और बिहारी को लेकर के इसमें कौन श्रेष्ठ है, ये काफ़ी विवाद का विषय बन जाता है, जिनको जो आगे वाले हिंदी साहित्य के इतिहासकार इसका काफ़ी विश्लेषण करते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि गुणता के आधार पर रखा गया है, इन्होंने सबसे पहले तुलसीदास को रखा, जो कि सबसे श्रेष्ठ माना इन्होंने, और इनको गोस्वामी तुलसीदास के रूप में बताया। महात्मा सूरदास के आगे देखिए महात्मा लगा हुआ है, इन्होंने महात्मा सूरदास कहा। महाकवि देवदत्त, देव को महाकवि की उपाधि दी, फिर बिहारी लाल को भी महाकवि इन्होंने कहा, और त्रिपाठी बंधु में भी महाकवि भूषण त्रिपाठी और महाकवि मतिराम त्रिपाठी, यानी इन लोगों को भी महाकवि की उपाधि दी थी। महाकवि केशव दास को भी महाकवि की उपाधि दी थी। कबीर दास जी को इन्होंने महात्मा कहा है, और चंद्रबरदाई को जो है महाकवि कहा। अब भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र को इन्होंने भारतेंद्र के इनके वास्तविक नाम से ही संबोधित किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब गुणता के आधार पर कहा जा सकता है, तो इसको जो है 3 भागों में भी हम लोग बांट सकते हैं। जैसे देखिए, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और देव को हम बृहत्त्रयी यानी कि जो है मिश्रबंधु के अनुसार इसको हम बृहत्त्रयी यानी सबसे बड़े महाकवियों के रूप में रख सकते हैं। ये बातें सिर्फ मिश्रबंधु के आधार पर की जा सकती है। आगे चल कर के इनकी जो हिंदी नवरत्न में कवियों को लेकर के जो चर्चा हुई है, वह आगे चल कर के इसमें काफ़ी उलटफेर हो, इसके लिए मिश्रबंधु की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। लेकिन इनकी जो जिस तरह से इन्होंने विभाजन किया है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो बृहत्त्रयी में तुलसीदास, सूरदास, देवदत्त को इनको रखा जा सकता है। मध्यत्रयी में जो है महाकवि बिहारी लाल और भूषण और मतिराम को रख सकते हैं, और महाकवि केशव दास को इनमें रख सकते हैं। लघुत्रयी में इन्होंने कबीर दास, चंद्रबरदाई और बाबू हरिश्चंद्र को इन्होंने रखा हुआ है। इस तरह से इन्होंने हिंदी नवरत्न को जो है कवियों के हिसाब से रखा है। इसको आप लोग आसानी से याद भी कर सकते हैं, जो है इसको कोडिंग करके भी याद कर सकते हैं। आगे वाले कुछ और वीडियो में इनको याद करने का तरीका भी हम बताएंगे, कैसे कि इन लोगों को जो है एक लाइन में ही अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, तुलसीदास, सूरदास, देव, मैं इनका ये उपाधि न लेकर के डायरेक्ट इनका नाम के हिसाब से बता रहे हैं। तुलसीदास, सूरदास, देव एक हो गए, फिर बिहार 3-3 करके आप में याद करिए आप लोग। तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी लाल, भूषण, मतिराम, केशवदास, कबीर दास, चंद्रबरदाई और हरिश्चंद्र, बाबू हरिश्चंद्र। तो इन लोग मिश्रबंधु के अनुसार जो नवरत्न में रखे गए ये हैं। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, प्रश्न आते हैं। हिंदी की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी आते रहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मिश्रबंधु विनोद की, जो कि काफ़ी बड़ी इतिहास ग्रंथ है। इसमें बहुत सारे कवियों को, यानी 5000 कवियों को करीब करीब रखा गया है, और इन्हीं में से कुछ कवियों को लेकर के आगे चल कर के रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इन्हीं से कुछ कवियों को लिया है, और भी सारे हिंदी इतिहासकार हैं, इन्हीं कवियों से इन्होंने ले करके इसमें सम्मिलित किया है। हालांकि मिश्रबंधु की हिंदी साहित्य के इतिहास और हिंदी नवरत्न की इन्होंने काफ़ी आलोचना भी की है, कुछ बातों को लेकर के, कुछ कवियों को लेकर के जो है, लेकिन काफ़ी ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब हम चर्चा करते हैं मिश्रबंधु की रचना मिश्रबंधु विनोद की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, और मिश्रबंधु विनोद जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में मील का पत्थर साबित हुआ। इसका मुख्य कारण ये है कि इनमें करीब 4591 कवियों को स्थान दिया गया है। इसका प्रथम 3 भाग जो है 1913 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था, और चौथे भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ था। तो मुख्य भाग हमने ये कहा कि इसमें 4551 लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया था। इसका महत्वपूर्ण होने का कारण ये था कि आने वाले जो इतिहासकार हुए, जो हिंदी साहित्य पे इतिहास लेखन किया था, उनको कहीं अन्य जगह से
कवियों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनको यहीं से मिस्रबंध विनोद से ही जो है कवियों को ढूंढने में आसानी मिली थी। अब देखिए, काल विभाजन की हम चर्चा करते हैं। इन्होंने काल विभाजन एक सामान्य दृष्टि से किया था, इसमें कोई विशेष प्रवृत्ति का जो है निर्धारण नहीं किया था। देखिए, इन्होंने सबसे पहले जो आदिकाल जिसको हम मानते हैं उन्होंने प्रारंभिक काल कहा है, जिनको दो खंड करके पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर प्रारंभिक काल, जिसका इन्होंने 1343 विक्रमी संवत के रूप में इन्होंने रखा है, और उत्तर प्रारंभिक काल को 1344 से 1444 विक्रमी संवत रखा है। विक्रमी संवत अगर कहने का मतलब ये है 57 यानी 57 साल इसको पीछे कर देंगे तो ईस्वी सन आ जाएगा। माध्यमिक काल इन्होंने रखा, इसे पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल जो है रखा है। इसके बाद अलंकृत काल रखा है, परिवर्तन काल रखा है, वर्तमान काल रखा है। ठीक है, तो इन्होंने कोई विशेष प्रवृत्ति या किसी विशेष साहित्यकार के नाम पर कोई भी काल विभाजन नहीं किया है। सीधे सीधे इन्होंने जो है प्रारंभिक, माध्यमिक, अलंकृत, परिवर्तन और वर्तमान काल के रूप में इन्होंने रख दिया है। बाद में चल करके रामचंद्र शुक्ल और अन्य इतिहासकारों ने इनके काल विभाजन को ही जो है खंडन किया, कहा कि इस तरह से प्रारंभिक, माध्यमिक, अलंकृत कह देने से ही कोई इतिहास काल विभाजन नहीं हो जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तब जा कर के हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि इनका सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन्होंने जो कवियों को इकट्ठा करके रखा हुआ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आने वाले हिंदी साहित्यकार, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के लिए यहाँ से कवियों को ढूंढना आसान हो गया था। और इन्होंने जो है इसके 4 भाग है, इसके 4 भाग किए हैं इन्होंने, और इनका प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में किया था और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में किया था। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और आने वाले अन्य वीडियो में और सारी महत्वपूर्ण, वही तो मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के संबंध में बता रहा हूँ, और हिंदी से संबंधित बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, कमेंट में बताइएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कैसा वीडियो रहा है। थैंक यू।